आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट आर्टिकल 29 और 30 इसको देखेंगे। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार। तो इसमें मुख्य रूप से दो आर्टिकल आते हैं। पहला आता है आर्टिकल 29 और दूसरा आता है आर्टिकल 30। अब ये आर्टिकल में क्या प्रोविज़न दिए गए हैं अल्पसंख्यक के संबंध में, शिक्षा के संबंध में, उसको हम केस लॉ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आता है आपका आर्टिकल 29, जिसमें लिखा हुआ है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि आर्टिकल 29 और 30 जो है ये केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत फॉरेनर जो है वो गवर्न नहीं होते। आर्टिकल 29 में लिखा हुआ है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के निवासी नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। कहने का मतलब यह है कि भारत के जो भी नागरिक हैं उनको अपनी, जिनका एक विशेष सेशन है, जिनका एक विशेष डिपार्टमेंट अनुभाग है, उनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। साथ ही साथ 29 का सब क्लॉज 2 ये बोलता है कि ऐसा कोई भी संस्थान है जो राज्य द्वारा पोषित है या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, है ना, किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा, इनमें से किसी भी आधार पर जो है वो वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो राज्य सरकार से जो है वो ग्रेटिट्यूड ले रहा है या राज्य सरकार से सहायता प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा, इन 4 आधार पर किसी भी व्यक्ति को आप एडमिशन देने से जो है वो मना नहीं कर सकते, वंचित नहीं कर सकते। अब आप यहाँ देखेंगे कि आर्टिकल 29 का जो सब क्लॉज 1 है ये सामूहिक अधिकार की रक्षा करता है कि सभी, मतलब जिनकी भी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है, उसे बनाए रखने का, उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार होगा उनको। और आर्टिकल 29 का सब क्लॉज 2 है वो व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा की बात करता है। यहाँ पर एक बात और बताऊँ मैं आपको कि यहाँ पे लिखा अल्पसंख्यक है आर्टिकल 29 में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल 29 का प्रोटेक्शन केवल अल्पसंख्यक वर्ग को है। माइनॉरिटी ग्रुप के साथ साथ जो मेजॉरिटी ग्रुप है, जो बहुसंख्यक है, वो भी आर्टिकल 29 का जो है वो प्रोटेक्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ भाषा की रक्षा के लिए, यदि भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का अधिकार भी आर्टिकल 29 के अंतर्गत संरक्षित है। यदि आप अपने भाषा के अधिकार को संरक्षित करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई व्यक्ति आंदोलन भी करना चाहेगा तो भी वो आर्टिकल 29 के अंतर्गत जो है वो संरक्षित है। केवल आर्टिकल 29 के हिसाब से केवल जन्म के स्थान के आधार पर या लिंग के आधार पर जो है वो भेदभाव किया जा सकता है, उसके अलावा भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल जो 15 है ये थोड़ा सा सिमिलर है, कहीं ना कहीं ये दोनों आर्टिकल जो है वो मिलते जुलते हैं। आर्टिकल 15 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइवेट संस्था जो है वो भेदभाव कर सकती है आर्टिकल 15 के हिसाब से, लेकिन और एडमिशन देने में, है ना, एडमिशन देने में जो प्राइवेट संस्था है वो भेदभाव कर सकती है। लेकिन आर्टिकल 29 में क्या है कि ऐसी कोई भी प्राइवेट संस्था जो राज्य सरकार से पैसा ले रही है वो किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। फिर आप देखेंगे कि आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि आप भाषा के आधार पर भेदभाव कर सकते हो, लैंग्वेज के आधार पर भेदभाव कर सकते हो, लेकिन आर्टिकल 29 में क्या लिखा हुआ है कि भाषा के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो स्पेसिफिक रूप से देखा जाता है कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5 और आर्टिकल 29 का सब क्लॉज 2 ये लगभग जो है वो आपस में इनकी भाषा सिमिलर है। अब यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले कि हु इज माइनर, मतलब माइनॉरिटी ग्रुप कौन है, कौन आता है माइनॉरिटी के अंतर्गत, इसको समझते हैं। तो देखिए क्या है कि विशेष रूप से माइनॉरिटी जो है वो 2 प्रकार की होती है ना। एक होती है रिलीजियस माइनॉरिटी और एक होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। रिलीजियस माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, देखिए 1992 में संसद ने एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट पारित किया था, जिसमें मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसी इनको अल्पसंख्यक माना और बाद में जैन को भी जो है वो उन्होंने अल्पसंख्यक में शामिल कर लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया TMA पाई फाउंडेशन केस बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका 2007 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन अल्पसंख्यक है और कौन नहीं,
ये स्टेट वाइज हम डिसाइड करेंगे, मतलब अल्पसंख्यक का जो निर्धारण होता है माइनॉरिटी का, ये स्टेट के हिसाब से होता है। यदि मैं आप इसको और सिंप्लीफाइड करूं तो आप समझिए कि जो माइनॉरिटी को हम डिसाइड करते हैं वो कभी भारत के स्तर पर नहीं करते हैं, नेशनल स्तर पर नहीं करते हैं, राज्य के स्तर पर करते हैं कि किसी भी राज्य में किसी की संख्या कितनी है ना, किसी भी राज्य में रहने वाली जनता में उस पर्टिकुलर कास्ट की संख्या कितनी है, तो राज्य के आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण किया जाता है। यदि किसी राज्य की कुल जनसंख्या में 50% से कम है ना, संपूर्ण राज्य पर फैली जितनी भी जनसंख्या है, उस संपूर्ण राज्य में किसी व्यक्ति की मतलब किसी विशेष जनजाति की संख्या या किसी विशेष कास्ट की जो संख्या है वो 50% से कम है, तो उसको जो है वो हम माइनॉरिटी ग्रुप के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर स्टेट के अंतर्गत जो क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र के हिसाब से अल्पसंख्यक को निर्धारित नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मध्य प्रदेश में रीवा, सतना, सिंगरौली में कोई जनजाति बहुत ही कम है या कोई कास्ट बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन वो दूसरे शहरों में उनकी संख्या ज़्यादा है, तो वो अल्पसंख्यक नहीं माने जाएंगे। कुल राज्य की जितनी भी जनसंख्या है उसमें यदि उनकी जो मात्रा है वो 50% से कम है, तो फिर उस कंडीशन में वो अल्पसंख्यक के अंतर्गत जो है वो आ सकते हैं। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि है ना, ये हुआ टीएमए पाई फाउंडेशन के केस में कि अल्पसंख्यक नहीं, फिर भी है ना। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर ये भी कहा गया कि देखिए हिंदू भी कहीं कहीं पर जो है वो अल्पसंख्यक है। जैसे आप नागालैंड देखेंगे, अब मिजोरम के पास का स्थान देखेंगे तो वहाँ पे ईसाई जो है वो अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन हिंदू अल्पसंख्यक है। आप पंजाब जाएंगे तो वहाँ पे सिख अल्पसंख्यक नहीं है, वहाँ पर हिंदू और जो दूसरी कास्ट के लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं। तो ये एक कैटेगरी हो गई कि हम रिलीजन मतलब रिलीजियस माइनॉरिटी इसके अंतर्गत आती है। एक होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब होता है नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की एक रिपोर्ट आई थी 38 रिपोर्ट, उसमें कहा गया था कि हर राज्य में एक भाषा ऐसी होती है जिसको अधिकतम लोग जो है वो उपयोग करते हैं। हर राज्य में एक भाषा ऐसी होती है जिसका अधिकतम लोग उपयोग करते हैं। जो लोग उस भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा को जानते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अंतर्गत आ सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र में मराठी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, उसके अलावा जो लोग माइनॉरिटी जो मराठी नहीं बोल रहे हैं वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अंतर्गत आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में हिंदी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो हिंदी के अलावा जो दो लोग दूसरी भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अंतर्गत आ सकते हैं। तो ये माइनॉरिटी की दो कैटेगरी हो गई। तो अब आर्टिकल 29 के संबंध में दो केस लॉ हैं। एक है आपका स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस चंपाकम दुराई राजन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें कहा गया था कि मेडिकल कॉलेज और जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें प्रवेश के आधार मतलब जो प्रवेश है वो जाति और धर्म के आधार पर दिया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 15 का जो है वो उल्लंघन है। अब हम समझते हैं आर्टिकल 30 कि आर्टिकल 30 की वर्डिंग क्या है, आर्टिकल 30 क्या बोलता है। शैक्षणिक संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार, है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करना और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव करने का राइट दिया गया है। तो देखिए क्या है कि विशेष रूप से अल्पसंख्यक को जो निर्धारित किया जाता है वो धर्म और भाषा के आधार पर किया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का जो है वो अधिकार होगा। आर्टिकल 30 में ऐसा लिखा हुआ है कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग को यह अधिकार है कि वह अपनी भाषा, अपने धर्म के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। देखिए क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जिस संस्था पर अल्पसंख्यक वर्ग, जिस स्थान पर अल्पसंख्यक वर्ग संस्था चला रहे हैं, उस जमीन की आवश्यकता यदि सरकार को, मतलब कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपना कोई इंस्टीट्यूशन चला रहा है, लेकिन उसी जमीन की ज़रूरत जो है वो सरकार को पड़ गई पब्लिक इंटरेस्ट में या पब्लिक पर्पस में, यदि ऐसे स्थान की ज़रूरत सरकार को हो जाती है तो सरकार क्या कर सकती है, उस जमीन को एक्वायर कर सकती है, उसका अधिग्रहण कर सकती है। और ऐसी संस्था की ज़मीन को जब सरकार लेती है तो इस बात का ध्यान रखेगी कि पहली बात तो उस समुदाय को उतना कंपनसेशन दिया जाए, मतलब जो सफिशिएंट हो, या फिर उनको किसी और स्थान पर जो है वो आप लैंड जो है वो परचेस करके दो या कहीं और उनको भूमि का जो है वो कब्जा दो। अब आर्टिकल 30 का सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि यदि राज्य यदि कोई ग्रांट का मतलब कोई उपहार या कोई दान देता है तो
इन संस्थाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अल्पसंख्यक जिस संस्था को इस्टेब्लिश करेगा और उसी संस्था का एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकता है। मतलब जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो किसी शैक्षणिक संस्था की स्थापना भी कर सकता है और उसका प्रशासन भी कर सकता है। उस संस्था में क्या पढ़ाया जाएगा, किस भाषा में पढ़ाया जाएगा, ये वही डिसाइड करेंगे। माइनॉरिटी ग्रुप का यदि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो उसको चलाएंगे भी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी करेंगे, क्या पढ़ाना है, किस भाषा में पढ़ाना है, ये वो संस्था खुद ही तय करेगी। अब हम यहाँ समझते हैं कि आर्टिकल 13 में जो अधिकार दिए गए हैं ये केवल अल्पसंख्यक को मिले हैं, अन्य नागरिकों को नहीं मिले। भाषा, लिपि और संस्कृति को शिक्षा के माध्यम से आप अपनी वाली, मतलब ये कहने का मतलब ये कि भाषा, लिपि और संस्कृति को आप शिक्षा के माध्यम से अपनी आने वाली पीढ़ी को जो है वो डिनोट कर सकते हो, अपनी भाषा, लिपि को जीवित रख सकते हो। अब अल्पसंख्यक कौन होगा, ये राज्य के आधार पर जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि कौन अल्पसंख्यक है, कौन अल्पसंख्यक नहीं है, राज्य के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। अब आप समझिए टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। देखिए 3 तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं। पहला होता है वो संस्थाएं जो राज्य से अप्रूवल और रिकॉग्नाइजेशन लेती हैं और फंडिंग भी लेती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका CBSE हो गया, MP बोर्ड हो गया, ये राज्य से अप्रूवल भी लेती हैं, रिकॉग्नाइजेशन भी लेती हैं और फंडिंग भी लेती हैं, CBSE, MP बोर्ड। दूसरा, जो सरकार से केवल अप्रूवल और रिकॉग्नाइजेशन मतलब मान्यता लेती हैं, पैसा नहीं लेती किसी प्रकार का, जैसे कि कोई मेडिकल कॉलेज हो गया या कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन किसी ने खोल रखा है, तो वह सरकार से परमिशन लेगा। भाई यदि सरकार से रिकॉग्नाइजेशन ले रहे हो, देखिए सरकार से आप परमिशन तो ले रहे हो, लेकिन सरकार से यदि आप मान्यता भी ले रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार से आप मान्यता लोगे तो सरकार के नियम भी आपके संस्था पर एप्लीकेबल होंगे। सरकार से आप जितनी हेल्प लोगे, जितनी सहायता लोगे, है ना, उतना आपके संस्थान पे जो है वो सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा। तीसरे प्रकार का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन सा है, जो ना तो सरकार से रिकॉग्नाइजेशन लेते हैं, ना ही फाइनेंशियल सपोर्ट लेते हैं, तो सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। मतलब सरकार केवल देखती है कि यहाँ पर देखिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ना ही सरकार से कोई रिकॉग्नाइजेशन ले रहे हैं, ना ही कोई फाइनेंशियल एडिंग ले रहे हैं, तो सरकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार केवल ये देखती है कि भाई ये किसी प्रकार का कोई गलत काम ना करें या जो हमारे कॉमन लॉ है उसका जो है वो वायलेशन ना करें। लेकिन फिर भी कुछ लॉ ऐसे हैं जो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, चाहे आप सरकार से पैसा लो या ना लो, सरकार से आप मान्यता लो या ना लो, है ना, सरकार से आप अप्रूवल लो या ना लो, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। जैसे आपका जनरल लॉ हो गए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गए, लेबर लॉ हो गए, टैक्सेशन हो गए, ये कुछ स्पेसिफिक लॉ होते हैं जो सभी के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक जजमेंट है आर्टिकल 30 के संबंध में। AP क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश 1986। इस केस में कहा गया था कि यदि कोई ऐसा कानून है जो टीचिंग की सर्विस कंडीशन से जुड़ा हुआ है तो वो आर्टिकल 13 में अल्पसंख्यक पर भी एप्लीकेबल होगा। मतलब कोई टीचिंग सर्विस कंडीशन को लेकर कोई नियम बनाए गए हैं तो वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी लागू होगा। एक जजमेंट में कहा गया था कि सरकार कहाँ कहाँ हस्तक्षेप कर सकती है। देखिए कोर्स ऑफ स्टडी में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होगा, है ना, क्वालिफिकेशन में, अपॉइंटमेंट ऑफ टीचिंग में, हेल्थ हो गया एंड हाइजेनिक ऑफ स्टूडेंट, है ना, फैसिलिटीज़ फॉर लाइब्रेरी, है ना, लाइब्रेरी, उसके संबंध में सरकार का जो है वो हस्तक्षेप होगा। अब यहाँ पे याद रखिए कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करेगा उसी का एडमिनिस्ट्रेटिव करने का अधिकार जो है वो उसको आर्टिकल 30 के अंतर्गत दिया गया है। तो विशेष रूप से आर्टिकल 29 और जो 30 है ये अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा स्थापित जो भी शैक्षणिक संस्थान होते हैं उसको स्थापित करने का और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव करने का, उसको सिस्टमेटिक रूप से चलाने का अधिकार दिया जाता है। और अल्पसंख्यक समुदाय को ये अधिकार दिया जाता है कि वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखें और आने वाली पीढ़ी को भी जो है वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति जो है वो दे सकें। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। यदि कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।